HTTP सेशन बताने से पहले हम थोड़ा सा JSP बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि HTTP सेशन में JSP अपन यूज करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था JSP को, तब बताई नहीं थी JSP के बारे में, ठीक है? एक छोटा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले उसको JSP कंप्लीट कर देते हैं, देन HTTP सेशन है। ये अपना फाइनल प्रोग्राम रहने वाला है HTTP सेशन। इसमें जितनी भी चीजें अपन पढ़े हैं सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है? चाहे वो JSP हो, चाहे वो JDBC, DO, सर्वलेट, फिल्टर, लिसनर, सारी चीज इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एडवांस जावा प्रोवाइड्स अस सम जावा टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन। सो फर्स्ट वन इज अ JDBC, and second one is a servlet, and third one is a JSP, ठीक है? These are some major technologies provided by advanced Java, ठीक है? JDBC stand for Java Database Connectivity, which help us to connect with the database for storing the permanent record, ठीक है? Servlet is a server program which takes the input from the user and process, and after the processing it provides the user output to the client or user, ठीक है? JSP is a Java server page. It is used to provide the output of the servlet. जैसे कंट्रोलर क्या होता है, सर्वलेट हो गया, तो सर्वलेट इनपुट लिया किसमें से? HTML से, ठीक है? HTML से इनपुट लेता है, तो ये क्या ला गया, क्या रिक्वेस्ट, ये हो गया आपका HTML, ये हो गया आपका सर्वलेट, ठीक है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आगे भेजता है, कहाँ? डेटाबेस, विद द हेल्प ऑफ JDBC डेटाबेस में भेजता है, ठीक है? डेटाबेस में स्टोर करता है, देन क्या आउटपुट निकला, स्टोर हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, अब ये यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए एक टेक्नोलॉजीज की मदद लेता है, दैट इज अ JSP। JSP HTML की तरह ही होता है, इसका काम क्या होता है? सर्वर प्रोग्राम के आउटपुट को प्रोवाइड करना, ठीक है? इसका काम क्या होता है? सर्वलेट के आउटपुट को प्रोवाइड करता है, ठीक है? अगर हम JSP यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? HTML में भी आ जाएगा, बट आपका जावा का जो आउटपुट है वो ऊपर रहेगा और आपका HTML का आउटपुट नीचे रहेगा। लास्ट टाइम हमने दिखाया था ना कि नीचे खिसक जाता, जब ऐड बुक कर रहे थे तब क्या हो रहा था? तब वो जो भी आउटपुट आ रहा था, ऐड न्यू एंड व्यू, वो वाला जो ऑप्शन था वो नीचे आ जाते, है ना? तो जब भी आप बिना JSP की मदद से जब आप आउटपुट सो प्रिंट कराएंगे सर्वलेट टू HTML, देन आपका यहाँ पे रहेगा जावा का जावा आउटपुट और आपका HTML पेज नीचे खिसक जाता। देखा था ना लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन? हाँ सर। तो अब जैसे हमको अगर पेज के बीच में आउटपुट चाहिए, पेज के बीच में आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं JSP की यूज करते हैं, ठीक है? जैसे आपने पूरा बकायदा पेज वगैरह बना रखा है, ठीक है? इमेज चल रही है, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है, आप चाहते हैं कि कितना पैसा कटेगा या कितना पैसा कट गया, उसका आउटपुट इस बॉक्स के अंदर आएगी, इतना पैसा कटेगा, ओके, देन आगे बढ़ो। तो इस बॉक्स के अंदर आउटपुट तो HTML की मदद से नहीं आ सकता, ठीक है? तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा JSP, ठीक है? JSP का आउटपुट आपको क्या करेगा? इस बॉक्स के अंदर आपको आउटपुट ला के देगा, ठीक है? अदरवाइज HTML की मदद से करोगे तो कहाँ आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे आएगा,
आपके पेज से अलग, ठीक है, इसलिए हम जेएसपी को यूज करते हैं। तो जब हम टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो इनबिल्ट हमको दो टाइप के वेब कंटेनर्स मिलते हैं। पहला था कैटलीना फॉर दी सर्वलेट, ठीक है, दूसरा था जेस्पर फॉर दी जेएसपी। ये जेएसपी पेज भी बहुत पावरफुल होता है, ऐसा नहीं है कि सारा चीज सर्वलेट ही करता है। यदि सर्वलेट काम करना बंद कर दे तो जेएसपी के अंदर भी इतनी पावर रहती है कि वो उस चीज को मैनेज कर सकता है, सारा कंट्रोलिंग प्रोसेस ये भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी वो सारी मेथड्स इनबिल्ट होती हैं। वो इनिट, ठीक है, सर्विस, डिस्ट्रॉय, इसके अंदर भी वो सारी मेथड होती है, बट करता नहीं, ठीक है। जैसे हम चाहें तो सिर्फ एक सर्वलेट के प्रोग्राम में ही सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनपुट किस में जाएगा, सर्वलेट में। उस सर्वलेट में ही हम जेडीबीसी का भी लॉजिक लिख दें, आउटपुट का भी लॉजिक लिख दें। जैसे HTML2 किस में गया, सर्वलेट में गया। अब इसी सर्वलेट के अंदर हम सर्विस मेथड के अंदर जेडीबीसी लॉजिक लिख दें, जो हम डीओ लेयर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद हम पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट राइटर की मदद से हम वहीं पे प्रिंट कर दें। तो प्रिंट राइटर काम खत्म कर देगा जेएसपी का, ये खत्म कर देगा, जेडीबीसी वहीं पे लिख देंगे तो किसका खत्म हो जाएगा, डीओ का। तो एक ही पेज में तीनों काम हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। तो जैसे सर्वलेट तीनों काम कर सकता है, तीनों लोगों का, डीओ का और सर्वलेट खुद का और जेएसपी का, उसी तरह जेएसपी भी तीनों का काम कर सकता है, ठीक है। बट ऐसा करते नहीं है। अगर ऐसा करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल टायर आर्किटेक्चर। अगर ये चीज हम एक पेज में करते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। और जब हम जिस तरह अभी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ एंटायर आर्किटेक्चर, ठीक है। एंटायर आर्किटेक्चर मतलब अलग अलग पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यदि हम सेम पेज में कर देंगे देन दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल टायर आर्किटेक्चर। ये सब छोड़ के अपन आ जाते हैं जेएसपी पे, कहाँ गया, इधर आ गए। जेएसपी इज स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेज स्पेसिफिकेशन फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम क्या करते हैं, ये लो। तो इसके अंदर भी जेएसपी इंजन होता है जो ये सारी प्रोसेस करता है, कन्वर्सेशन, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये देखो ये मेथड्स इसके अंदर इनबिल्ट होती है, जेएसपी इनिट, जेएसपी सर्विस, जेएसपी डिस्ट्रॉय, ठीक है। जो सर्वलेट के अंदर होती है वो इसके अंदर भी मेथड होती है। इनिट मेथड कब कॉल होती है, जब जेएसपी में कोई रिक्वेस्ट आती है, सर्विस एवरी टाइम, डिस्ट्रॉय लास्ट टाइम। जेएसपी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मींस टैग्स, जो हमने लास्ट टाइम अचानक से टैग लिख दिया, उन टैग के बारे में पढ़ते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, डायरेक्टिव्स, एक्शंस, ठीक है। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, डायरेक्टिव्स, एक्शन। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट होते हैं जिनको हम बॉडी सेक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो पहले आपको जेएसपी का पेज दिखा दे, पेज तो पता है ना, राइट क्लिक, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट 19 जेएसपी 01, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल आपका एचटीएमएल की तरह ही है, ठीक है। तो ये रहा कुछ आपका जेएसपी का पेज। तो इस जब हम इन बॉडी सेक्शन के अंदर जिन टैग्स को यूज करते हैं, ये टैग है, ये टैग, ठीक है, ये टैग है, ओपन क्लोज, ठीक है। ये तो उसके अंदर का कंटेंट है, ठीक है। बाकी ये टैग है, तो हम इन टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी सेक्शन के अंदर जिन टैग्स को यूज करते हैं वो कहलाते हैं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट,
क्या कहलाते हैं? स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। ठीक है ना? तो पहला वाला जो है वो क्या है? स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। मतलब इनको कहां पे हम यूज करेंगे? बॉडी टैग्स के अंदर। ठीक। इसके अंदर चार आते हैं: स्क्रिप्टलेट, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन एंड कमेंट। स्क्रिप्टलेट टैग यूज किया जाता है नॉर्मल जावा कोड कुछ भी लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्टलेट टैग है। ठीक है? आपने पूरा जावा का प्रोग्राम लिख दो, 10 20 सी इक्वल टू ए प्लस बी सेमी कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, डॉट प्रिंटलन। ठीक है सी। तो ये स्क्रिप्टलेट टैग है। ठीक है? स्क्रिप्टिंग एलिमेंट के अंदर पहला टैग है कौन? स्क्रिप्टलेट। वो किसके लिए यूज किया जाता है? नॉर्मल जावा का कुछ भी चीज लिखने के लिए, किसी मेथड को कॉल करना हो, उस मेथड का आउटपुट किसी को देना हो, ये सब काम के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? स्क्रिप्टलेट। ठीक है? ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। वैसे दो और टैग हैं, वो छोटे छोटे काम के लिए बनाए जाते हैं, बट आधे में इसको यूज करें, आधे में दूसरा यूज करें, वो सब हम ना करके इसी को यूज करते ज्यादा। ठीक है? ये क्या करता है? पूरा जावा का कोड आपका लिख देता है। बट यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ वैल्यू बस आ जाए, पूरा हमको कोड ना लिखना पड़े, तो उसके लिए अगला टैग। तो स्क्रिप्टलेट टैग किसके लिए यूज किया जाता है? नॉर्मल ओपन करो और जावा के जो बेसिक चीजें होती हैं, चाहे कोई वेरिएबल बनाना, उसको कॉल करना, वैल्यू को प्रोसेस करना, कुछ भी करना, सारा चीज हम स्क्रिप्टलेट के अंदर करते हैं। अब यही काम को अगर हम यहाँ पे हमने पहला इनिशियलाइज किया, फिर एक्सप्रेशन लिखा, फिर प्रिंट किया, तो ये काम यदि हम अलग अलग टैग्स की मदद से करें तो ऐसे कर सकते हैं। जैसा डिक्लेरेशन, स्क्रिप्टलेट टैग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जेएसपी कॉलन स्क्रिप्टलेट ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा ना, तो हम यदि चाहें तो हम जेएसपी कॉलन नॉट अवेलेबल एट द लोकेशन, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, बाय यूजिंग टैग और बाय हम इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं। ठीक है? देन आ जाते हैं डिक्लेरेशन। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो हम चाहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, तो इसके लिए हम कर सकते हैं दिस इंट ए सेमी कॉलन, इंट बी सेमी कॉलन, इंट सी सेमी कॉलन। ठीक है? देन हमने उसके बाद कर दिया ये, ऐसा कर दिया। ठीक है? तो ये सब ऐसा हमने कर दिया। मतलब डिक्लेरेशन टैग की मदद से हमने क्या किया? तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है? उसके बाद स्क्रिप्टलेट टैग की मदद से हमने क्या किया? उसको कोड लिखा। ठीक है? और फिर अगला आ जाता है एक्सप्रेशन टैग। अब जैसे आपको प्रिंट करना कोई चीज, ठीक है, कोई चीज आपको प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए एक्सप्रेशन टैग ये। ठीक है? जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे आपने ऐसा किया, आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करना आपको सी। ठीक है? आपको सी प्रिंट करना, तो आपने यहाँ पे क्या किया? इक्वल टू ये आपने
तो यहां पे हमने यूज किया कौन सा टैग, डिक्लेरेशन। इतने में हमने यूज किया स्क्रिप्ट स्क्रिप्टलेट, और यहां पे हमने यूज किया एक्सप्रेशन टैग। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यू लाके रख देता है। ठीक है, और जैसे आपको कोई टैग वगैरह चाहिए, जैसे आपको प्रिंट करना कोई चीज, तो आप क्या करेंगे, आउट डॉट प्रिंट, ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, बट इसकी मदद से, एक्सप्रेशन टैग की मदद से आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग काम होते हैं, बट हम जनरली कैसे करते हैं, ये लगाए और जो भी लिखना हुआ ऐसे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बाकी अलग अलग करना चाहें तो आप ऐसे इन टैग्स की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी होता है हमको सिर्फ बॉक्स के अंदर वैल्यू फिल करना है ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसको यूज किया भी था, वैल्यू जहां पे फिल करना था हमको टेबल के अंदर, तो हमने ये इस एक्सप्रेशन टैग को ही यूज किया था। ठीक है, इसको अगर प्रोग्राम को हम रन करें, और चौथा हो गया कमेंट। कमेंट का तो पता ही है कि उसको कंपाइलर को ना पढ़े। तो हमने क्या किया, डिक्लेरेशन टैग की मदद से डिक्लेयर किया, देन कोड, देन एक्सप्रेशन टैग की मदद से उसको प्रिंट किया। एक्सप्रेशन टैग में हमको क्या नहीं करना पड़ा, आउट डॉट प्रिंट नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट वो वैल्यू कर दिया। अगर प्रिंट कराना पड़ता तो हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, फिर हमको यहाँ पे अगर इसकी मदद से प्रिंट कराते तो आउट डॉट प्रिंट करना पड़ता। ठीक है, तो ये कुछ टैग्स हैं जिनको हम बॉडी के अंदर ऐड करते हैं। पहला, स्क्रिप्टलेट फॉर नॉर्मल जावा कोड, डिक्लेरेशन टैग फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, एक्सप्रेशन टैग फॉर प्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, स्क्रिप्टलेट यूज करके डिक्लेरेशन लास्ट वाला यूज कर सकते हैं, खाली लास्ट वाले टू टैग्स यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट। हाँ हाँ ऊपर वाला हटा के। हाँ हाँ, पहले तो हमने एक में ही तीनों कर दिया था, बस ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कमेंट। कमेंट क्या कर देगा, उस लाइन को, कोई भी चीज आपने कोड वगैरह लिखा है तो उसको कमेंट करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे आए, कौन सा था, हाँ, अच्छा अच्छा, उसको ज्यादा हमने लगा दिया, ये लो। तो ये कमेंट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, कमेंट करने के लिए। तो ये चार टैग्स। ठीक, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट हो गए बॉडी के अंदर ऐड करने वाले टैग्स, ये चार। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं कौन, डायरेक्टिव्स में। ये डायरेक्टिव्स कहाँ ऐड किए जाते हैं, ऊपर पेज के स्टार्टिंग में, जैसे ये जो है ना, ये डायरेक्टिव्स कहलाता है। बॉडी के अंदर जिनको ऐड करते हैं वो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, बट उसके पहले आपके पेज में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होती हैं। आपके हर जेएसपी के पेज में, नॉर्मल एचटीएमएल के पेज में कोई चीज अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, आपको हर एक चीज एचटीएमएल वगैरह सब बनाते रहो, बट इसमें बहुत सारी चीज बाय डिफॉल्ट ऐड रहती है। ठीक है, दिखता जरूर एचटीएमएल की तरह है, बट है पूरी उस एचटीएमएल की तरह नहीं, बहुत सारी चीज के अंदर अवेलेबल होती है। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि कौन सा प्रोग्राम था, वो पांचवा था, चौथा, ये, इसमें हमने वेब ऐप व्यू बुक डॉट जेएसपी। तो पहली चीज तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये कौन सा टैग है, एक्सप्रेशन टैग, वरना हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता, आउट डॉट प्रिंट करना पड़ता। तो हमने क्या करा, हमने, हमको टीडी के अंदर वैल्यू डायरेक्ट फिल करनी थी, तो हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन टैग को यूज किया था। नॉर्मल जावा कोड के लिए हमने स्क्रिप्टलेट टैग को यूज किया था। ठीक है, ये वाले जो टैग कहलाते हैं एट द रेट वाले ऊपर, ये कहलाते हैं डायरेक्टिव टैग्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके पेज में क्या चीज ऐड होगी क्या ऐड नहीं होगी, ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं डायरेक्टिव टैग्स की मदद से। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट बॉडी के अंदर, डायरेक्टिव टैग्स हेड में।
ठीक है, मतलब पेज के ऊपर। चलो उसके बाद आपको यहाँ बता रहे थे जैसे रिक्वेस्ट है, हमने कहीं भी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बनाया नहीं, और डायरेक्ट उसको रिक्वेस्ट को एक्सेस करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट नाम इसके ऊपर कहीं था भी नहीं, हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिखा और उसको एक्सेस करने लगे। ठीक है, मींस वो कहीं ना कहीं उसमें अवेलेबल था। अदरवाइज किसी भी चीज को आपको एक्सेस करने के लिए पहले उसको बनाना पड़ता है। जैसे एएल को पहले हमने बनाया, फिर हमने नीचे हर जगह एएल को यूज किया ना। यहाँ पे देखो एएल को यूज किया, क्या हम वहां से एएल हटा दें, यहाँ पे हम बीएल कर दें, तो हम यहाँ पे बाकी जगह एएल एएल को यूज कर सकते हैं। देखो एरर आ रहा, यहाँ पे एरर आ रहा, क्यों? क्योंकि उस एएल को नहीं पहचानता। उसमें क्या कर दो, उसको बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, नीचे कर दो इसके। तो यदि हम कोई वेरिएबल नहीं बनाएंगे किसी नाम का और उसको दोबारा यदि क्या हो गया, हाँ सर, वो गलती से ऑन हो गया था। तो यदि आप कोई वेरिएबल नहीं बनाएंगे और उसको यूज करेंगे आगे तो आएगा क्या, एरर। ठीक है, हमने यहाँ पे बीएल बनाया और एएल को यूज कर रहे हैं तो आ रहा एरर। बट यहाँ पे तो हमने रिक्वेस्ट बनाया नहीं, बट फिर भी यूज कर रहे हैं और आंसर भी आ रहा ना। इसका मतलब ये बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके जेएसपी के हर पेज में काफी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ऐड होती हैं। ठीक है, आप प्रिंट करते हो कोई चीज, जैसे इस वाले में हमने किया यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट, देखो यहाँ पे आ रहा सी, इधर पे 30 इधर भी आ गया, 30 इधर भी आ गया। तो अब ये आउट तो हमने बनाया नहीं, आउट के अंदर मेथड है ना प्रिंट, तो आउट कहां से आ गया, ये भी प्रिंट। समझ आ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके हर जेएसपी पेज के अंदर ऐड होती हैं। तो वही सब क्या है, जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। पहला है आउट, बाय डिफॉल्ट जेएसपी राइटर वहां पे लगा होता है जिसको आप डायरेक्ट कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, आउट डॉट एक्सेस करो। रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट बना होता है, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस करेंगे। रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, आपके पेज को कॉन्फिग करने के लिए। एप्लीकेशन, पेज, पेज कॉन्टेक्स्ट, सेशन, एक्सेप्शन, एरर वगैरह के लिए। तो बाय डिफॉल्ट ये सारी 9 चीजें आपके पेज में अवेलेबल होती हैं, डायरेक्ट आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेशन डॉट गेट सेशन का जो भी क्या सेशन चल रहा नहीं चल रहा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक है, चलो ये कुछ आपको एग्जांपल भी दे दिए हम, है ना, प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, जो भी आपको लिखना हो आउट डॉट प्रिंट एलएन की मदद से प्रिंट हो जाएगा। दूसरा, एचटीएमएल की मदद से, एचटीएमएल में कैसे आप वो चीज ऐड करके लिखेंगे। तीसरा, जैसे आपको चेक करना है कि आपका पेज कितने बार रिफ्रेश हुआ। ठीक है, तो रुको, तो इसको मैं ऐसे ही करके दिखा दूं, कौन लिखे कितने बार आपका पेज रिफ्रेश हुआ एचटीएमएल से लेके। ये लो। इसमें हमने किया क्या, एचटीएमएल बॉडी। ठीक है, तो यहां पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद दिस पेज हैज बीन एक्सेस्ड, और बारी बारी से वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लाइन से लिख लेते हैं ये। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर एक बार हुआ और बार बार वो पेज क्या होता रहेगा, रिफ्रेश होता रहेगा। बैकग्राउंड कलर ग्रीन वगैरह करके रिफ्रेश करो। ठीक है, अब जितने बार रिफ्रेश करेंगे उतने बार सर्विस मेथड कॉल होगी। ठीक है, 2 टाइम, 3 टाइम्स। वो वेरिएबल बार बार डिक्लेयर नहीं होगा, उसकी वैल्यू बार बार क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ऐसे करके। तो इन टैग्स की मदद से ही एचटीएमएल के साथ हम छोटी मोटी वर्किंग को ऐड कर देते हैं। चलो नेक्स्ट हो गया, जैसे मान लो आपको टेबल टाइम वाइम अगर चाहिए। ठीक है, चेक कर लो इसको।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे डेट का, और फिर उसको क्या किया, डेट की मदद से गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स करके हमने उसका टाइम प्रिंट किया। ये लो, ठीक है, टाइम प्रिंट कर दो। टेबल वगैरह आपको प्रिंट करना हो तो कैसे बनेगा, ये लो, बॉडी सेक्शन है, टेबल बनाया, टेबल क्लोज, ठीक है, यहाँ पे हम बॉडी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम HTML क्लोज कर देते हैं, ठीक है। टेबल बनाया, लूप चलाया, ठीक है, टैग की मदद से लूप चलाया क्योंकि HTML में तो है नहीं, लूप चलाया, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। बस याद रहे कि जब जावा वाला के बाद HTML लिखेंगे तो जावा वाले को क्लोज कर दो, HTML लिख दो, फिर जावा को कंटिन्यू करना तो फिर टैग अपना ओपन कर दो। यहाँ पे हमने ऐसा किया, रो क्रिएट किया, जो चीज मैनुअल थी उसको एज इट इज रहेगी, इसको कर देते हैं 10 तक, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से वैल्यू चेंज होती रहे ना, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन टैग को यूज किया, ठीक है। प्रिंट होगा इक्वल एज इट इज, फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहे, इसके लिए एक्सप्रेशन टैग को यूज किया, बस ये लो। अभी कलर वलर इसमें, ये तो HTML का पोर्शन है, हमारा काम क्या है, ये जो वैल्यू अलग अलग आ रही सिर्फ ये बस चेंज करना। देखो इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत है, फिर क्लाइंट में नहीं समझ में आ रहा उसको बता दें। तो नॉर्मल ऐसे तो लिखोगे ना, 5 × 1 = 5, ये तो वैसे ही लिखते। अगर मान लो ये नहीं होता, ये नहीं होता, लो एक भी जावा नहीं है, नहीं है ना, तब तो ऐसे तो वैसे ही करते। ये सिर्फ HTML है, प्योर HTML, कुछ नहीं लिखी इसके अंदर, है ना। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एक लूप लगा दिया। लूप कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, फॉर int i = 1 सेमीकोलन, i <r = 10 सेमीकोलन i प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ठीक। इतनी चीजें रिपीट होती रही तो वहां पे हमने क्लोज किया और यहाँ पे हम क्या कर दिए, कोई दिक्कत, तो कितने बार ये चीज रिपीट होगी, 10 बार, तो हर बार वैल्यू क्या आएगी, 5 × 1 5 × 1 5 × 1, है ना। अब हमको चाहिए वैल्यू भी चेंज होती रहे, तो 5 और इंटू से हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत है हर बार 1 से चेंज होता रहे, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन टैग यूज कर दिए आई, ठीक है। तो हर बार वैल्यू क्या होगी, 5 × 1 5 × 2 5 × 2 3, ऐसे चेंज हो रहा ना। बैकग्राउंड कलर कुछ ज्यादा ही ये आंखों को चुभन दे रहा है। हम्म, चलो, तो अब इधर इक्वल भी ठीक है, अब राइट साइड चेंज करना हमको, तो राइट साइड के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग लगाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 × 5, कोई दिक्कत, तो यही तो पहले ही लिखा था, चलो समझ आ रहा। तो ऐसे करके हम टैग को मिक्स करके अपना काम आसान कर लेते हैं। ऑनलाइन समझ आ रहा आप लोग को, सर लूप में टेबल चलाए हैं ना, जैसे 5 का टेबल होता है। हैं? लूप में सर जैसे 5 का टेबल आपने प्रिंट कराया था ना हाँ सर। हाँ, तो वही सर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका स्क्रिप्टिंग एलिमेंट टैग्स।
पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ कि बॉडी पोर्शन के अंदर हम किन किन टैग्स को यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टिव टैग्स में, जो कैसे ऊपर इन चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट अपना। तो डायरेक्टिव टैग्स के अंदर तीन चीज होती है, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड टैग लिव डायरेक्टिव। ठीक है, तो पेज डायरेक्टिव के अंदर आता है पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि @पेज इक्वल टू, @पेज इक्वल टू, ये हो गया। ठीक है, यहां पे आपने कौन सी लैंग्वेज यूज की, जावा। कंटेंट टाइप टेक्स्ट/html, मीम टाइप है इसका। कैरसेट कौन सी आपने लैंग्वेज यूज की, इंग्लिश के। ठीक है, पेज कोडिंग UTF-8। ठीक है, तो ये आप ऐड करते हैं @पेज के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद लैंग्वेज इंपोर्ट, इंपोर्ट कोई चीज ऐड करनी हो तो वो भी यही पे होता है। देखो @पेज इंपोर्ट, इस वाले पेज को इंपोर्ट करो। ठीक है, कोई भी चीज आपको अपने पेज के अंदर इंपोर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, @पेज इंपोर्ट उस क्लास का नेम। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट की मदद से। देन उसके बाद एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, इंपोर्ट, पेज इंपोर्ट, बफर, ऑटो फ्लश। ठीक है, एरर पेज, इज एरर पेज, कंटेंट टाइप आप लिख दिए। एरर पेज, इज एरर पेज क्या है, जैसे मान लो आपके 10 JSP के पेज हैं। ठीक है, अब उन 10 JSP के पेज में कहीं कोई एरर आता, कहीं कोई एरर आता। ठीक है, तो यूजर को क्या आउटपुट मिले, क्या देखे वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, उस पेज का नाम कर देते हैं एरर पेज, मतलब जो भी error.jsp, error.jsp बना देते हैं। ठीक है, तो और सबको बता देते हैं कि जब भी एरर आए तो इस वाले पेज को ओपन कर दो। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 मिनट पर 10 मिनट, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे पेज पेज एरर पेज, एरर पेज का आपने नाम रख दिया। तो हमने कोई एक पेज बनाया, अच्छा इधर ना बना के, चलो यहीं पे अगर बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक पेज बना दिया, उसका नाम किया क्या, उसका नाम हमने किया, सपोज करो error.jsp। ठीक है, इस एरर पेज के अंदर हमने एक इमेज लगाई। ठीक है, इमेज लगा दी हमने। ठीक है, इमेज की हाइट वगैरह सम 500 पिक्सल। ठीक है, सब 500 पिक्सल ऐसा हमने कर दिया। लोकेशन हमने कर दिया कुछ, मान लो सर्वर डाउन इमेज। ठीक है, तो हमने कर दिया ये, इस इमेज को हमने कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस, इधर आए, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पे कर दिया अपने इस पेज के अंदर एरर पेज का नाम, एरर पेज का नाम कर दिया error.jsp। इसका मतलब अगर हमारे इस पेज में एरर आया तो वो कहां जाएगा, यूजर को वो बेकार सा मैसेज ना दिख के क्या आएगा, error.jsp पे जाएगा। तो चेक करेगा error.jsp कहां, तो ये रहा error.jsp। तो क्या ये सच में एरर पेज है, इसके लिए हमको बताना पड़ेगा। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगला वाला, अगला वाला क्या कह रहा है, इज एरर पेज, पहला एरर पेज, दूसरा इज एरर पेज।
तो हमको इस एरर डॉट जेएसपी में बताना पड़ेगा @ पेज इज एरर पेज, इज एरर पेज। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, फॉल्स रहता है, मतलब ये एरर पेज नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रू। ठीक है, तब जाके ये वाला पेज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ हाँ, किस चीज का? तो उनको 11:30 पे भेज दीजिए, 11:30 पे एडवांस जावा के स्टार्ट है, तो उसमें इनको बैठा दीजिए। हम्म, तो इनको इनसे अनूप सर से दिलवाइएगा कोटलिन एंड्रॉइड। तो फिर ये कोटलिन एंड्रॉइड कहाँ से होगा? जैसे हमने उस वाले पेज में लिख दिया एरर पेज का नाम क्या, उस वाले पेज में हमने एरर पेज का नाम लिख दिया एरर डॉट जेएसपी, और इस एरर पेज में कर दिया इज एरर पेज देन ट्रू, मतलब हाँ ये एरर पेज है। तो यदि उसमें एरर आएगा तो कस्टमर परेशान ना होगा, उसको क्या दिखेगा, ये वाला पेज ओपन होगा। और इस वाले पेज में कौन सी इमेज लगी हुई है, ये वाली। समझ आ रहा? तो कम से कम उसको कुछ अच्छा दिखेगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम होगी, सर्वर डाउन है, कुछ भी है ना। इमेज इसने हटा दी उधर से। अरे इमेज वगैरह तो हमने टेम्परेरी ऐसे लगा रखा है। हाँ, अभी तो हमने एरर करके भी नहीं दिखाया। जब आप प्रोजेक्ट खुद बनाओगे तो यहाँ पे इमेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर खुद रखोगे ना, ऐसे थोड़ी गूगल से निकाल के रखोगे। अपनी इमेज खुद रखोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो अपने प्रोजेक्ट से लोकेशन लगा के दोगे वहां पे। ठीक है, ऐसा कंटेंट टाइप सेशन ट्रू फॉल्स थ्रेड सेफ। हेलो, हाँ आ गया मैडम, आ गया। चलो, तो ये सारी चीजें हम कहाँ ऐड करते हैं, इस पेज डायरेक्टिव के अंदर। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं? ऑन है, ऑन है, ऑन है। ठीक है, तो पेज डायरेक्टिव के अंदर हम ये सारी पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि पेज क्या है, कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज आपने यूज की, कि आपने इंपोर्ट करना है क्या, कौन सा एरर पेज है, सेशन चल रहा है कि नहीं, थ्रेड सेफ है कि नहीं है, मल्टीपल थ्रेड यहाँ पे वर्क कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ये सारी चीज आप ऐड करते हैं किसके अंदर, ये थ्रेड सेफ वगैरह है ना। सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज बनाने के लिए आप इसको यूज करते हैं। देन आ जाते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव मतलब कि आपकी वही है जो हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर में करते हैं ना, इंक्लूड। तो वही काम यहां भी है। यहां पे आप यदि रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से नहीं करना चाहते तो आप टैग की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी नेक्स्ट पेज में भेजना, तो यदि आप अपना खुद का भी आउटपुट भेजना चाहते हैं, देन आप इंक्लूड फाइल की मदद से इसमें कर सकते हैं, किस फाइल का नाम इंक्लूड वगैरह करके आगे भेज दिए। ठीक है, टैग लिंक डायरेक्टरी में फॉरवर्ड, इंक्लूड, यूज बीन, है ना। किस पेज में फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड कर दिए उस पेज का नाम, नीचे एग्जांपल भी है। आप अपना फाइल भी आउटपुट भी इंक्लूड कर दिए। बीन, अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट इतना सब परेशान ना करके डायरेक्ट हम टैग यूज करके बीन हमने यहाँ पे निकाला और इस बीन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये बीन को यूज कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज इतना ना करके आप टैग की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, जेएसपी कॉलन यूज बीन। ठीक है, अब यूज बीन में क्या होता है, गेटर सेटर। तो सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, गेट प्रॉपर्टी, प्लगइन्स, फॉलबैक, पैरम्स, ये कुछ आपको और एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे हमने एक स्टार्टिंग में प्रोग्राम किया था एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वही प्रोग्राम यहाँ जेएसपी की मदद से। जैसे आपने क्या किया, इंटर अ नंबर, ये किया आपने, इंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक है, देन उसके बाद आपने बटन पे प्रेस किया, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बटन पे प्रेस किया। जिस पे भी प्रेस होगा ये पहले जाके चेक करेगा, ये देखो चेक किया किसके इक्वल है,
जिसके भी इक्वल होगा उस वाले पेज में फॉरवर्ड हो जाए, जिसके भी इक्वल है उस वाले पेज में क्या हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए। यही चीज किया था ना हमने, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के प्रोग्राम यही वाला किया था, तो सेम चीज, इसीलिए इसको हम इसको टाइप करके नहीं बता रहे हैं। एड डॉट जेएसपी में वो चीज आएगी और यहाँ पे प्रिंट होगा, आंसर आपको दिखेगा। यदि सब्सट्रैक्ट में आया तो वही चीज आएगी, माइनस होगा, आंसर आपको दिखेगा। मल्टीप्लाई में वही चीज आएगी, आंसर आपको दिखेगा। डिवाइड में आपको आंसर दिखेगा। समझ में आ रहा? इसी तरह यूज बीन वाला भी एग्जांपल है, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये रहा एग्जांपल, कैसे सेट करते हैं। यूज बीन, उसका नाम लिखें आप, वो कहां पे है उस लूप का लोकेशन दे दें, उसके अंदर किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपको सेट करना, तो वेरिएबल का नाम लिखें, ठीक है, और वैल्यू जो आपको सेट करना वो लिखें। ऐसा करके गेट प्रॉपर्टी में वेरिएबल का नाम लिखें, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ आ रहा? बस, ठीक है। ये रहा जेएसपी के बारे में। इसकी प्रैक्टिस करें और इसको HTTP वाले प्रोग्राम में ऐड कर दो, ठीक है। देखते एक बार, मैं नीचे 5 मिनट से देख रहा हूं क्या है, ठीक है।